स्टूडेंट्स देखो अब हम चलते हैं आगे। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं तो हमें पता होता क्या है, 4 प्लेन में, एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे, ठीक है। और 6 के लिगेंड्स जो लगे हुए हैं उनकी बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। मान लो मैं क्या करूं, लिगेंड जो है चेंज कर दूं। अब होगा क्या, मान लो ये ए ये बी, अगर लिगेंड चेंज कर दूं ऐसा होगा कि ये दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। मतलब ये बॉन्ड जो है वो लंबे भी हो सकते हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लिगेंड। मतलब मैंने लिगेंड चेंज किया, लिगेंड कैसा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। बॉन्ड ये वाले इन प्लेन वाले बॉन्ड से लंबे भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। बट मैंने कहा भैया लिगेंड तो सेम है, फिर भी ऑक्टाहेड्रल के अंदर डिस्टोर्शन आ जाए, मतलब बॉन्ड लंबे हो जाए, जिसको हम बोलेंगे टेट्रागोनली एलोंगेटेड, या छोटे हो जाए मतलब डिप्रेस्ड हो जाए। तो मतलब डिस्टोर्शन आ गया ऑक्टाहेड्रल में, पर लिगेंड तो सेम है। ये बात तो समझ में आती थी कि लिगेंड चेंज कर दो बॉन्ड लेंथ में चेंज आ सकता है। मैंने कहा लिगेंड सेम है फिर भी बॉन्ड कुछ लंबे हो गए कुछ छोटे हो गए। अब क्या हुआ, ये डिस्टोर्शन आ गई। दिस इज व्हाट ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टोर्शन। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है जॉन टेलर डिस्टोर्शन का। और ये देखो इसमें ये कभी भी लिगेंड पे डिपेंड नहीं कर रही कि लिगेंड क्या है, ये डिपेंड करती है मेटल पे। दैट्स व्हाई दिस इज मेटेलो जनरेटेड डिस्टोर्शन। ये तो पता चल रहा था लिगेंड की वजह से, दिस इज लिगेंड जनरेटेड डिस्टोर्शन, दिस इज ड्यू टू मेटल नॉट ड्यू टू लिगेंड, दैट्स व्हाई इट इज मेटेलो जनरेटेड डिस्टोर्शन। अब बात आती है, बाहर से तो हमें बॉन्ड दिख रहे हैं भैया लंबे हो रहे हैं छोटे हो रहे हैं, पर ऐसा क्यों, क्यों मेटल रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज मैंने नाम तो दे दिया जॉन टेलर डिस्टोर्शन। अब जॉन टेलर डिस्टोर्शन है क्या, अब भाई जरा देख। देख भाई होता क्या है, जो जॉन टेलर डिस्टोर्शन है occurs to remove electronic degeneracy and lowers the energy level by stabilizing it। अब ये जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है भाई, देख भाई होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी। देखो दो तरह की डिजेनरेसी होती है, एक होता है एनर्जेटिक डिजेनरेसी, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी। एनर्जेटिक डिजेनरेसी का मतलब एक ही एनर्जी के एक से ज्यादा ऑर्बिटल, सिंपल सी बात है, जैसे पी के होते हैं डी के होते हैं। दिस इज व्हाट एनर्जेटिकली डिजेनरेसी, जो तो भैया है ही है, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी। इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी का मतलब जब इलेक्ट्रॉन फिल कर दे तब डिजेनरेसी आना, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी। कैसे, जैसे सपोज मैंने कहा P1, अब P1 है तो इसके पास टेंडेंसी के इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास टेंडेंसी है किसी भी ऑर्बिटल में जाने की। दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट। देखो एनर्जेटिकली डिजेनरेसी सिर्फ ऑर्बिटल के, इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेसी इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद है। मैंने कहा P2 फिर से क्या है, इसके पास दो के बाद टेंडेंसी है, यहाँ यहाँ कहीं भी घूम सकते। फिर मैंने कहा 3, भैया अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तीनों के पास एक एक घर मिल चुका है और कोई खाली घर बचा ही नहीं है, इसका मतलब नॉट इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेसी। तो बेसिकली जेटीडी क्या है, ऐसी डिस्टोर्शन है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होती है टू रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी। क्योंकि होता क्या है, अब एनर्जेटिक डिजेनरेसी तो है ही है, ऑर्बिटल सेम एनर्जी के तो वो रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते टाइम हम कुछ ऐसा कर दें कि इलेक्ट्रॉनिक
बेसिकली डीजेनरेसी, जो इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी है वो खत्म हो जाए। तो दैट इज व्हाट जेटीडी, जेटीडी का काम है इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी को खत्म करना, क्योंकि डीजेनरेसी खत्म करने से जो एनर्जी लेवल्स है उनकी एनर्जी कम होती है और कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती है। तो आपको सिंपल सी बात ध्यान में रखती है, जेटीडी बेसिकली क्या, एक डिस्टोर्शन है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिखती है, बॉन्ड को लंबा या छोटा करती है, टेट्रागोनली कंप्रेस्ड या एलोंगेट करती है, ठीक है, जिसका काम बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिकल डीजेनरेसी को खत्म करना। अब बात आती है डीजेनरेसी को खत्म कैसे करता है। आ भाई जरा देख कैसे डीजेनरेसी को खत्म करता है। मान लो मैं ऐसा कर दूं, कैसे, मैंने कहा P1 मान लो या P2, अगर मैं तीनों ऑर्बिटल इस तरह से स्प्लिट करवा दूं, फिलिंग करूं, क्या अब इस इलेक्ट्रॉन के बाद डीजेनरेसी बची? नहीं। क्या इसके पास बची? नहीं। इसका मतलब मैंने क्या किया, ऑर्बिटल्स को इस तरह से स्प्लिट कर दिया कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी खत्म हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, एनर्जी यहां थी, एनर्जी कम हो गई, स्टेबलाइजेशन आ गई। दिस इज व्हाट जेटीडी। और इसी वजह से जो बॉन्ड है वो लंबे या छोटे होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और तो इसीलिए जो जेटीडी होती है वो जनरली कहाँ पे होती है, देखो जरा, अगर सिमेट्रिकली फील्ड हो कभी भी जेटीडी नहीं होती, अनसिमेट्रिकल फील्ड ऑर्बिटल्स में होती है, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है। तो हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल T2G एंड EG के जितने भी केस हैं वो सारे के सारे जेटीडी शो करते हैं। जैसे T2G1 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होगा तो T2G नाम होगा। बोल भाई, डीजेनरेसी है, मतलब इसको खत्म करना है। T2G2, T2G3 भैया कोई है ही नहीं, है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं दिखाएगा जेटीडी, ये दिखाएगा, ये दिखाएगा। अब बोल भाई T2G4 भी दिखाएगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस है, T2G5 भी दिखाएगा, T2G6 नहीं दिखाएगा भैया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, सिमेट्रिकल फीलिंग होगी। फिर आ जाओ यहाँ पे, EG1 दिखाएगा, EG2 नहीं दिखाएगा, EG3 दिखाएगा, EG4 नहीं दिखाएगा। इसका मतलब सारे के सारे वो केस जहां पे अनसिमेट्रिकल T2G या EG आ जाए वो सारे के सारे जेटीडी दिखाते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, ये नहीं लिखा होगा, आपको लिखा होगा लो स्पिन Fe2 प्लस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोल दिया, ठीक है। तो आपको क्या देखना, मान लो मैंने कहा ऑक्टाहेड्रल Fe2 का कॉम्प्लेक्स है, Fe2 D6, ठीक है, और लो स्पिन बोला है, लो स्पिन का मतलब भैया पेयरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6, अनसिमेट्रिकल T2G नहीं है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे जेटीडी ही नहीं होगी। मैंने कहा D9। अब आप सोचोगे मैम आपने लो स्पिन हाई स्पिन बोला नहीं, भाई कितनी बार बताया है, D8 से D10, D1 से D4 कोई लो स्पिन कोई हाई स्पिन नहीं होता। देख भाई D9 1 2 3 4 6 7 8 9, ये कौन सा केस आ गया, EG3 वाला, इसका मतलब यहाँ जेटीडी। तो इस तरह से बेसिकली आप चेक करते हो कि जेटीडी कहाँ पे किसमें होगी या नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यस, इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर मैं कहूँ किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का एग्जाम है या जैम का एग्जाम है तो वहां पे जो है आपका इस टॉपिक में से क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं स्प्लिटिंग होती कैसे है। ये तो मैंने एग्जाम्पल बताई थी आपको। तो बेसिकली मुझे ये समझ में आया कि मुझे भैया स्प्लिटिंग करनी है। एक स्प्लिटिंग थी जो CFSC वाली थी, जो लीगेंड ने की थी जब लीगेंड मेटल की तरफ आ रहा था। अब एक स्प्लिटिंग वो है जो मेटल की वजह से हो रही है ताकि उसकी क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी खत्म हो जाए और कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। तो मान लो मैं केस लेती हूँ, वो तो है ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, फिर T2G, फिर EG, ठीक है, हो गया जी। अब देखो ध्यान रखना क्या,
जब भी इलेक्ट्रॉन, जैसे Eg में आपको पता है dx² माइनस y² होता है, dz² भी होता है, तो जब भी हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं उसमें ये बॉन्ड लंबा भी हो सकता है, इसको नाम देते हैं Z आउट, ठीक है, या फिर टेट्रागोनली एलोंगेटेड। दूसरा केस क्या आता है, Z, सॉरी बॉन्ड छोटे हो जाए, Z इन टेट्रागोनली कॉम्प्रेस। तो ये दो केस बनते हैं, एलोंगेशन का और कंप्रेशन का। अब बात आती है कि दोनों केस में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, अगर Z आउट का केस है, देखना भाई, अगर Z आउट का केस है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, यहां क्या था, dx² माइनस y² dz², dxy dyz dzx, और ये अलोंग z एक्सिस बॉन्ड लंबा हुआ है, ठीक है। तो जब z के बॉन्ड लंबे होते हैं उस केस में z ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है, मतलब यहाँ dyz dzx आ जाएगा, बचा कौन सा, dxy। यहाँ फिर से z के बॉन्ड लंबे हुए, dz के नीचे dx, क्योंकि क्या हुआ, z के बॉन्ड लंबे हुए जब इस केस में, तो इसका मतलब रिपल्शन कम होगी मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इसीलिए Z के ऑर्बिटल्स में थोड़ी सी क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई, एनर्जी कम हो गई, तो Z के नीचे चले जाएंगे और XY वाले ऊपर पहुंच जाएंगे। ये कौन सा केस है, Z आउट का। फिर बात आती है Z इन। Z इन में उल्टा केस होता है, क्या, XY वाला नीचे आता है, Z वाले ऊपर पहुंचा दो, अपना ही घर बस समझो भैया, पहुंचा दिया जी, ठीक है। तो दिस इज केस ऑफ Z इन। मतलब हमारे पास JTD से दो तरह की चीजें बनती है, Z इन, Z आउट। स्प्लिटिंग कैसे होती है, Z आउट है तो Z वाले नीचे, ठीक है, Z इन है तो Z वाले ऊपर, XY वाले नीचे। अब बात आती है क्या, कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉम्प्लेक्स में Z आउट ले या Z इन ले। बात सही है भैया, तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम तो अभी मासूम से बच्चे हो भैया। देखो, जिसमें डीजेनरेसी खत्म हो रही हो वो केस आता है, जैसे सपोज मैंने कहा T2G1, ठीक है, मतलब अगर अनसिमेट्रिकल T2G फील्ड है उसकी वजह से JTD है, तो T2G1 है, अगर Z आउट हो तो ऐसे जाएगा, Z इन हो तो ऐसे जाएगा T2G1 वाला। बोल भाई, समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी थी, मेरा काम था डीजेनरेसी रिमूव करना, यहाँ भी तो डीजेनरेसी अभी तक है, बट यहाँ जाते ही डीजेनरेसी खत्म, इसके पास कोई सेम एनर्जी का ऑर्बिटल नहीं बचा, इसका मतलब T2G1 भाई आएगा तो हमेशा Z इन का केस, समझ रहे भाई। फिर आजा T2G2, T2G2, T2G2। अब बता भाई किसमें डीजेनरेसी खत्म हुई, यहाँ खत्म, बट यहाँ तो बढ़िया, इसका मतलब T2G2 में क्या हो जाएगा, Z आउट हो जाएगा, T2G3 होता ही नहीं, फिर T2G4 आ जाओ, फिर 4 में क्या हो जाएगा, सेम यही केस हो जाएगा, फिर T2G5 का सेम यही केस हो जाएगा, ये सब चीजें, ठीक है, समझो बात को। और अगर अनसिमेट्रिकल Eg है तो उस केस में Z आउट का एक्सटेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू Z इन। ये बातें आपने ध्यान रखनी है कि कब Z आउट Z इन लेना है, T2G1 T2G4 में क्या लेना है, Z इन, T2G2 T2G5 इसमें आपने क्या लेना है, Z, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जब पेपर में आता है, एक तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, बोल भाई इसमें से कौन सा JTD दिखाएगा, या आपसे पूछ लिया इसमें से किसमें डिस्टोर्शन होगी, बॉन्ड लंबे होंगे, बॉन्ड छोटे होंगे, कुछ भी किसी भी तरीके से देखो भाई क्वेश्चन पूछ सकता है तेरे को, ठीक है। अब बात पता है क्या आती है, बात ये आती है, उन्होंने मान लो कुछ भी पूछ लिया, ठीक है जी, अब हम ये तो बता देंगे कि कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता, ठीक है, ये तो हम बता देंगे। बात पता है क्या आती है, उन्होंने केस दे दिए सारे JTD के, ठीक है, पूछा भाई बता कौन सी स्ट्रॉन्ग JTD कौन सी वीक JTD, या मैं कहूं डिस्टोर्शन किसमें ज्यादा, या मैं कहूं JTD सबसे ज्यादा, कौन दिखाएगा। अब सोच भाई कैसे होगा ये, हमें बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स
होगा गिवन कॉम्प्लेक्सेस में से जिसमें जेटीडी ज्यादा होगी। ठीक है, अब देख भाई एक चीज ध्यान रखना, अनसिमेट्रिकल T2G और अनसिमेट्रिकल EG की वजह से आपके पास जेटीडी आ, पहले तो ये चेक करो कि अनसिमेट्रिकल EG का केस है कि T2G का। अगर इन दोनों में से कुछ है तो EG वाले की जेटीडी स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू T2G, मतलब अनसिमेट्रिकल EG की ज्यादा जेटीडी होती है एज कम्पेयर टू T2G। फिर EG में मान लो ऐसा आ जाए एक EG1 एक EG3, तो भाई ध्यान देना EG3 का एक्सटेंट जेटीडी का ज्यादा होता है, समझ रहे हो, EG3 का एक्सटेंट ज्यादा हो जाएगा जेटीडी का। अब भाई EG3 में भी कौन कौन सा केस आ जाएगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। D9 केस, D9 हुआ ना EG3, सोच के देख लो भाई EG3 का मतलब T2G फील्ड है भाई, ज्यादा दिमाग ना चला लेना। ठीक है, EG3 का मतलब है T2G फील्ड है, सबकी EG3 कॉम्प्लेक्सेस है, सारे D9 सिस्टम है। अब आ जाए EG3 में तीनों ऐसे आ जाए, तीनों EG3 है, ऊपर से नीचे जाने पर जेटीडी बढ़ेगी। ठीक है, फिर आ जाए भैया सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कॉपर के हैं। अब बता किसकी जेटीडी आप कहोगे मैम ने तो बताया नहीं, क्यों नहीं बताया भाई? सपोज मैंने कहा आपके पास एक ये कॉम्प्लेक्स है एक ये कॉम्प्लेक्स है, कंपेयर जेटीडी, किसकी स्ट्रॉन्ग किसकी वीक, आप क्या बोलोगे? दोनों कॉपर है, D9 सिस्टम है। अब इसमें ऐसा केस तो आया नहीं, ना ये केस आया ना ये आया ना ये आया, पर दोनों मेटल सेम है, उस केस में हमेशा जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी जेटीडी, बस इससे ऊपर जेटीडी में कुछ बचा ही नहीं। समझ रहे हो? मैंने क्या कहा पहले, देखो T2G अनसिमेट्रिकल है या EG, तो EG वाले को आपने क्या देना है, वो हाईएस्ट मार्क्स देने हैं। ठीक है, फिर EG वाले में EG1 है EG3 है, नंबर ज्यादा किसको देने हैं बोल भाई, EG3 को देने हैं। ठीक है जी, दे दिया तुमने बोला और हमने दे दिया। फिर EG3 में भैया 3 केस, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ज्यादा किसको देना है, गोल्ड को, ऊपर से नीचे जाने पे जेटीडी बढ़ेगी। फिर अगर आपके पास मेटल भी सेम हो जाए तो उस केस में क्या करना है भाई, क्या करो, लिगेंड पे जाओ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुमने पढ़ी है, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, जेटीडी हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे एप्लीकेशन ऑफ जेटीडी पे। देखो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपने नॉर्मल, बहुत बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं अपने ग्रेजुएशन के अंदर, थोड़ा नाम सुना होता है जरूर कि एलोंगेशन, टेट्रागोनल कंप्रेशन, कुछ ने शायद नाम सुना भी होगा। बेसिकली वो जेटीडी है और बहुत ही सिंपल सा और बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं जेटीडी के एप्लीकेशन पे। देख भाई जितना मैं कोऑर्डिनेशन करवा रही हूँ बहुत अच्छे से अगर तुम उसी तरीके से करते हो, बट करने का मतलब क्या तुमसे क्वेश्चन भी हो रहे या क्वेश्चन नहीं हो रहे, ये भी ध्यान रखना। तो अगर तुम कर पा रहे हो और तुम्हारे क्वेश्चन भी हो रहे हैं तब ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ ये पढ़ने से और क्वेश्चन पे मतलब पता नहीं चल रहा कि क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है, फिर गलत बात हो जाएगी। तुम्हें आना चाहिए, पहले कंपाउंड देखो, कॉन्फ़िगरेशन देखो, फिर केसेस देखो जो मैंने तुम्हें करवाए हैं और उस केस के अकॉर्डिंग करो। ठीक है, अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ जेटीडी पे। ठीक है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या आती है, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। देख भाई सीधी सी बात, नो बकवास, मेटल लिगेंड ऑक्टाहेड्रल, अगर Z आउट होगा तो एक्सियल बॉन्ड लंबे होंगे एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल्स। ठीक है, अगर Z इन होगा तो एक्सियल के बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, दूसरी चीज, क्योंकि हुआ क्या है, आपकी एनर्जी कम हुई है स्प्लिटिंग की वजह से भाई, इसका मतलब स्टेबिलिटी आई है, तो जेटीडी ब्रिंग्स थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तीसरी बात, काइनेटिक रिएक्टिविटी। देख भाई अगर तेरा Z आउट का केस है तो Z आउट के केस में बोल भाई बॉन्ड लंबा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी,
बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कोई भी लिगेंड बाहर से आके इसको निकाल सकता है क्योंकि बॉन्ड इजीली टूट सकता है, फटाफट से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। इसका मतलब काइनेटिकली उसकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बात को, इस चीज का ध्यान रखना। फिर तुम्हारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या आती है, देख भाई, इफेक्ट ऑन ज्योमेट्री। ऑफ कोर्स अब वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ना रहकर टेट्रागोनली डिस्टोर्टेड या कंप्रेस्ड ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ AU2 प्लस कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या है, देख भाई, मैंने तुझे बताया क्या, AU2 प्लस का मतलब EG3 का कंसेप्ट है, और मैंने बताया था अनसिमेट्रिकल EG में क्या होता है, Z आउट का केस जाता है, Z आउट के केस में क्या होगा, Z वाले नीचे चले जाएंगे और XY वाले ऊपर, Z वाले नीचे, XY वाले ऊपर। ठीक है, और AU2 प्लस का है, इसका मतलब D9 का तो केस हो गया, AU2 प्लस मतलब सबसे नीचे नीचे चला गया, तो स्प्लिटिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो गई, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो गई। अब देखो EG9 का केस है, मतलब ये हुआ, ये केस होगा। स्प्लिटिंग होने का मतलब गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये तो मैंने कम गैप दिखाया, मतलब आप इसको ऐसे मान के चलो गैप बहुत बढ़ गया। गैप बढ़ने से होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन का बेचारे का साथ देखो, मेटल का ग्राउंड स्टेट ये था, स्प्लिटिंग होते 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 यहाँ पहुंच गया बेचारा, मेटल से दूर जाता जा रहा है, दूर जाता जा रहा है, इंस्टेबिलिटी आती जा रही है, आती जा रही है। अब होगा क्या, हमारे पास ऐसा तो होता नहीं कि मैंने कहा एक मेरे पास AU है या एक गोल्ड है इन 2 प्लस, ऑफकोर्स एक से ज्यादा होंगे, तो बेचारा एक और गोल्ड प्लस आएगा, उसकी हालत भी इतनी खराब होगी भैया, वो भी तो EG3 है ना, वो भी बेचारा हमारा ये इलेक्ट्रॉन भैया अपने न्यूक्लियस वाले सेंट्रल एटम से इतना दूर डिस्टेबलाइज होने लगेगा। अब दोनों AU पास पास आएंगे, भैया बोल क्या करें, डिस्टेबलाइज तो दोनों हो रहे हैं, दोनों कहेंगे ऐसे करते हैं, हम हाथ मिलाते हैं, उससे होगा क्या, तू भी स्टेबलाइज हो जाएगा, मैं भी स्टेबलाइज हो जाऊंगा। अब बात आती है हाथ मिलाने से ऐसा होगा क्या, होगा ये कि ये अपना इलेक्ट्रॉन कहेगा भैया तू ले जा, अब ले गया तो यहां तो खाली हो गया और यहां क्या हो गया, भर गया, ये भैया यहां पे अब JTD बची ही नहीं। समझ रहे हो, एक AU2 प्लस ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक AU2 प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक ने ऑक्सीडेशन की, एक ने रिडक्शन की, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, एक की कम हुई। दिस इज व्हाट डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ AU2 कॉम्प्लेक्सेस। क्वेश्चन आ जाता है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ गोल्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो उसमें आपने इस चीज को समझना होता है क्या कि आपके पास जो डिस्प्रपोर्शनेशन है वो होती कैसे है, AU2 प्लस से AU प्लस AU3 प्लस। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल देते हैं, 2 D9 से एक D8 में गया, एक D10 में गया, दोनों की JTD समाप्त। ठीक है, तो यहां से क्या हो गई, अब दोनों में जो अनस्टेबिलिटी आ रही थी, डर आ रहा था अपने मेटल से दूर जाने का, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे बात को, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये तो हो गया, यहां पे ही मैं आपको डिफाइन कर देती हूं क्या, इरविंग विलियम सीरीज, नाम आपने शायद सुना ही होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो। ये बेसिकली सीरीज क्या है, ये बताता है स्टेबिलिटी किसकी, कंपेयर करता है एक्चुअली मैं अगर बोलूं कॉम्प्लेक्सेस की विद
डिफरेंट मेटल एटम, जिसमें अलग अलग मेटल एटम, उस केस में अगर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी तो क्या करते, क्वेश्चन आता है डीयू में आया भी हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। तो उस केस में क्या होता है, आप लोग ना भूल जाते हो, क्योंकि ना चीजें इतनी इकट्ठी हो जाती है आपके दिमाग में रहता नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए स्टेबिलिटी का, ठीक है, और उस केस में भी आपके पास क्या हो मेटल एटम जो है वो डाई पॉजिटिव स्टेट में हो, मतलब +2 स्टेट में हो, और लीगेंड आपके पास प्रेजेंट, तो होगा क्या उससे, होगा कुछ भी नहीं, उससे स्टेबिलिटी में इस सीरीज से सीधा सीधा बता दूं। देखो सेकेंड ग्रुप को याद करो, जितना छोटा साइज होगा, मतलब +2 में जितना छोटा साइज उतना लीगेंड स्ट्रांगली अप्रोच करेगा, उतना उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल बनेगा। इसका मतलब बियर महंगी कर सरकार बहुत रोई, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, बोल भाई होगा, ठीक है। अब बात आती है क्या कि इसी में आगे अगर मैं क्या करूं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स ले लूं फॉर अ गिवन लीगेंड, अगर उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। देख भाई, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होता है, बिल्कुल होता है आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बट यहाँ पे एरो ऐसा होता है। ये बनाई जाती है सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक रेडियाई प्लस जेटीडी। यू नो वेरी वेल, देखो जहां पे भी कॉपर 2+ आ जाए, मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, जहां पे भी कॉपर सिल्वर गोल्ड का कॉम्प्लेक्स आ जाए इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वहां पे जेटीडी लगेगी ही लगेगी, कोई भी केस आ जाए, इसका मतलब कॉपर 2+ है तो जेटीडी लगेगी, तो वहां पे बेसिकली क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई का फैक्टर तो है ही है, पर जेटीडी का फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाएगी। तो जब भी कॉम्प्लेक्सेस पूछे जाएंगे पर्टिकुलर लीगेंड के लिए, तो आपको कंपेयर करना हो, मेटल को चेक करो, इरविंग विलियम सीरीज करो और सीधा सीधा आंसर करो। और सीरीज मुश्किल नहीं है, साइज के बेसिस पे बनाया गया है, जस्ट क्या किया गया है, लास्ट में आकर यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इस चीज को बेसिकली आपने क्या करना है, समझना है कि किस तरह से हम कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज बतानी, इसका मतलब जेटीडी थर्मोडायनेमिकली क्या करती है, कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करती है, बट काइनेटिकली डिस्टेबलाइज करती है, मतलब काइनेटिकली रिएक्टिव बनाती है, सीधी सी बात है। मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का हमेशा मतलब नहीं होता कि वो काइनेटिकली स्टेबल भी हो, जैसे जेटीडी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल तो कर रहा है, बट बोल भाई इधर देख, काइनेटिकली स्टेबल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास क्या, उसकी एप्लीकेशन का पार्ट, ठीक।